फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ठोस अवस्था के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमारा यही अनुमान है कि जब भी हम क्वेश्चन को बताएंगे, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करेंगे, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया है तो टोटल क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। अब हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका चैनल पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। चाहे आपकी हिंदी की वीडियो, चाहे इंग्लिश की वीडियो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारी वीडियो जो है आपको फ्री में मिलेंगी। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ठोस अवस्था से। ये जो ठोस अवस्था से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट से, ये आपका इंटरमीडिएट क्लास 12 का पहला चैप्टर है और यहाँ से हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कांच को, यानी कि जो हमारा कांच होता है, इसको हम अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है, यानी कि कांच को अति शीतित द्रव हम क्यों मानते हैं। ठीक है, तो कांच को हम अति शीतित द्रव इसलिए मानते हैं कि जो हमारा कांच होता है ये ठोस अवस्था में होते हुए भी द्रवों के कुछ के गुण को प्रदर्शित करता है। आप जानते हैं कि ठोस का अलग गुण होता है, द्रव का अलग गुण होता है। जो हमारा कांच होता है इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। जब इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है तो भौतिक अवस्था इसके ठोस होने के बावजूद भी ये जो है द्रवों के गुणों को प्रदर्शित करता है और द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। जो कांच होता है इनको द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है और प्रवाहित होने का गुण जो है सिर्फ और सिर्फ आपके किस में प्रदर्शित होते हैं, तो वो द्रवों में प्रदर्शित होते हैं। इसका गुण पुरानी इमारतों के कांचों में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पुरानी इमारतों में जो कांच होते हैं ऐसा लगता है कि वो जो है फ्लो कर रहे हैं, उनमें प्रवाहित होने का गुण आ जा रहा है। जो तली पे कुछ मोटा होता है यह केवल तभी संभव है जब अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित हो। यानी कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक कांच जो होता है ये अति शीतित द्रव इसको इसलिए माना जाता है कि कांच ठोस अवस्था में होते हुए भी द्रव के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है। यहाँ से ये आपका 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका ठोस का जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्योंकि जो ठोस होता है वो 2 भागों में आपका विभाजित होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आपको हम बताते हैं पहले कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस भी बताएंगे और अक्रिस्टलीय ठोस का ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास की व्यवस्था होती है। जो कण होते हैं हमारे ठोस के, जो कण होंगे, ऐसे ठोस जिनके कण जो है वो दीर्घ परास की व्यवस्था में होंगे, तो ऐसे कणों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपको बता दें तो चांदी आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा, तांबा आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा, और NaCl जो है, NaCl का क्रिस्टल जो होता है ये आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। सीधे आप NaCl नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे NaCl का क्रिस्टल जो होता है वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको आप जो है बहुत अच्छे से स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो एक ठोस, ऐसा ठोस जब वह अक्रिस्टलीय कहलाता है तब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। यानी कि जो जिन कणों से मिलकर के बने होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो रेंज की व्यवस्था होती है, उनकी जो परास की व्यवस्था होती है वो लघु परास की व्यवस्था में होती है। तो ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। आज हम जो है आपके 2 नंबर के टोटल क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे और ये 2 नंबर के टोटल क्वेश्चन आपके सिर्फ ठोस अवस्था से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे चैप्टर जो है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में है। तो फिलहाल हम यदि केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में एक जो चैप्टर है, पहला चैप्टर ठोस अवस्था, इसके 2 नंबर के क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन 2 नंबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको हर चैप्टर की आपकी वीडियो मिलती रहेगी टाइम से।
अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये है आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। ये सभी हम ठोसों के वर्गीकरण को एक एक करके आपको समझा दे रहे हैं। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? तो आणविक ठोस में जिन ठोसों का क्रिस्टल जालक सरल विविक्तिक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं ये आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस का उदाहरण यदि पूछा जाएगा दोस्तों तो आप आयोडीन लिख दीजिएगा, सल्फर लिख दीजिएगा, सफेद फास्फोरस आदि। ये जो आणविक ठोस का उदाहरण है ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आप ये याद कर लेंगे कि आणविक ठोस के यही आपके उदाहरण है, ठीक है। और इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं आणविक ठोस के ये सरल विविक्ति अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं आपके आणविक ठोस। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको हम कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को हम कवर करते जा रहे हैं और कुछ जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं। आप आणविक ठोस को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिनके क्रिस्टल जालक जो है धनायन और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यदि दोनों चार्जेस होंगे तो ये जो है किस प्रकार के ठोस हो जाएंगे, तो ये आणविक ठोस हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि मिलकर के बना होता है आपके 2 प्रकार के चार्जेस से। पहला आपका चार्जेस होता है Na पॉजिटिव और दूसरा प्रकार का आपका जो चार्जेज होता है वो होता है आपका Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी क्रिस्टल जालक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी कि धनायन और ऋणायन ये दोनों से मिलकर के बने होते हैं। तो इस प्रकार का जो ठोस होगा जाहिर सी बात है इस ठोसों में आयन होते हैं तो ये आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। अब आयनिक ठोस में हम क्या बता देंगे, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा आणविक ठोस है। धातु का कोई भी ऑक्साइड होगा ये हमारा आणविक ठोस है, या फिर धातु का कोई भी सल्फाइड होगा तो वो भी हमारा आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब आपका बात आता है एक और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न का। आप ध्यान रखें दोस्तों कि जहां भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब यूपी बोर्ड में ज़्यादातर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आपका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि जितने हमारे आयनिक ठोस होते हैं ये गलित अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। अब हम आपको बता दें कोई भी चालक जो होता है ये कोई भी आपका ठोस जो होता है ये चालक की भांति तभी व्यवहार करेगा जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर फ्री आयन होंगे, ठीक है। विद्युत 2 तरीके से फ्लो होती है, ठीक है। विद्युत जो हमारी होती है ये 2 तरीके से फ्लो होती है, एक तो आयन के फ्लो के द्वारा होती है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के द्वारा होती है। तो जब तक आपके फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयन नहीं होंगे तब तक जो है मुक्त आयन नहीं होंगे या फिर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक विद्युत का चालन नहीं होगा। तो गलित अवस्था में जो आयनिक यौगिक होता है ये वियोजित होकर के मुक्त आयन तो देते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन यही जब हम इसकी ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में आयन के गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये जो है ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यानी कि सॉलिड स्टेट में आपका आयनिक ठोस जो होता है गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए उस क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन आपका ऐसा था जो कि एनसीईआरटी का था और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को तो एटलीस्ट याद ही कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, आगे इस तरीके के और भी वीडियो आपकी आएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।